Hi everyone, so we are doing microeconomics from NCERT and today we are going to start with chapter 5 market equilibrium and we'll try and complete this equilibrium chapter basically. So एक confusion आ रही है बहुत सारे बच्चों को when they are reading NCERT for the first time. The problem that they are facing is कि जब भी वो firms के बारे में पढ़ते हैं, firm का equilibrium पढ़ते हैं और market का पढ़ते हैं, वो confuse हो जाते हैं. Guys, जब भी हम firm की बात करते हैं, अगर मैं एक firm की बात कर रही हूँ, मैं दो फर्म की बात कर रही हूँ, मैं कितनी फर्म की बात कर रही हूँ, तो मैं एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रही हूँ. जब मैं प्रोडक्शन चैप्टर भी करती हूँ या प्रोड्यूसर चैप्टर हमने जब भी किया है, तो हमने एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात की है कि हाउ दैट प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बिहेव इन फ्यूचर. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस कि कोई एक फर्म है तो उसका टोटल प्रोडक्ट कितना है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, उसका एवरेज प्रोडक्ट कितना है. सबसे पहले जब भी प्रोडक्शन चैप्टर शुरू होता है, हम प्रोड्यूसर की तरह सोचते हैं. आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई गुड प्रोड्यूस करते हो, तो आप टोटल, मैंने बोला मैं बुक पब्लिश करूंगी तो मैं टोटल कितनी बुक्स बनाऊंगी, 100 बुक्स. एक और नई बुक बनाने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टोटल नए प्रोडक्ट में कितना मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड होगा वो हम देखते हैं. एक और वेरिएबल फैक्टर की वजह से कितना मार्जिनल प्रोडक्ट, कितनी किताब ऐड होगी मेरी, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. एंड एट द सेम टाइम अगर मैं 10 किताबें बना रही हूँ, सो ऑन एन एवरेज बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं 10 लोग रख रही हूँ बनाने के लिए, तो ऑन एन एवरेज हर बंदा 10 किताबों में कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो ये एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है. एंड उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, वो कभी भी टाइम के बेसिस पे नहीं होता है. उसमें एक चीज होती है बस, शॉर्ट रन जब आपने कोई काम स्टार्ट किया होता है, आपके पास इतने पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने को, तो आपको ये एक फैक्टर फिक्स रखते हो कि मैंने लैंड ले लिया अब रेंट के लिए, जहां पे मैं फैक्ट्री लगाऊंगी, पब्लिशिंग कंपनी लगाऊंगी, वो फिक्स फैक्टर हो गया. उसके अलावा जो भी मैं एडिटर रखूंगी, जो भी मैं पर्सन हायर करूंगी, वो वेरिएबल फैक्टर हो गया. लेकिन जब फ्यूचर में मैं बहुत ग्रो कर जाऊंगी, मेरे साथ बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, मेरे लिए कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहेगा, सारे फैक्टर मेरे लिए वेरिएबल हो जाएंगे. तो ये बात होती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की. इसके अलावा अब क्या बात होती है, प्रोडक्शन कर दिया आपने, किताब बना दी लोगों की हेल्प से, एक वेरिएबल फैक्टर, एक फिक्स फैक्टर की हेल्प से आपने किताबें बना दी. अब आप डिसाइड करोगे उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, तो आप कॉस्टिंग डिसाइड करोगे. सेम वे में टोटल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है. ठीक है, अब इसमें भी एवरेज में भी फिक्स कॉस्ट, आपकी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स है, और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है. इसी तरह टोटल कॉस्ट में भी फिक्स कॉस्ट भी होती है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी होती है. तो कॉस्ट में हम ये सारी बातें करते हैं, तो मुझे नहीं पता इतनी कंफ्यूजन क्या आ रही है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है, बट बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है इस पूरे चैप्टर्स में, बट इट्स ओके, वील ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट. अब आपने प्रोडक्शन कर ली है, कॉस्टिंग डिसाइड कर लिया है, आप उसे बेचने जाओगे, आप देखोगे वो कितने में बिकता है, वो हो जाता है रेवेन्यू, कि किस प्राइस पे बेच रहे हो आप, वो फिक्स रख रहे हो मेजरली, या चेंज करोगे. मान लो फिक्स रख रहे हो, हर किताब 200 रुपए में बिक रही है, तो प्राइस इंटू कितनी किताबें आपने बेची, वो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है. इसी तरह आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, इसी तरह आपका एवरेज रेवेन्यू होता है इस पूरे चैप्टर में. अब बात कर लेते हैं, आपने बेच ली, किताबें बेच ली, सब कर लिया, ठीक है, बना ली, बेच ली, प्रोडक्ट देख लिया, टोटल प्रोडक्ट देख लिया, कॉस्टिंग देख ली, रेवेन्यू देख लिया. अब आपको देखना है कि आपका खुद का प्रॉफिट जो आपकी जेब में बचा है एंड में, यानी टोटल रेवेन्यू जो आपका है माइनस आपने जो कॉस्टिंग लगाई थी, वो माइनस करके आपके पास कितना प्रॉफिट बचा है. और फिर हम देखते हैं प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगी. ये सारी चीजें हम प्रोड्यूसर के लिए बात करते हैं, ये हम एक फर्म के लिए बात करते हैं. तो जब भी हम फर्म की बात कर रहे हैं, अब ये वाली फर्म है सपोजिटली, ये मार्केट में जा रही है. सपोज मैं कौन सी मार्केट में जा रही हूँ किताब बेचने, उस मार्केट के अपने खुद के कुछ फीचर्स होते हैं, हर मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं. आपने देखा होगा, हो सकता है कि मैं एक ऐसी मार्केट में जाऊं, दुबई फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो बुक मैं बेचने जा रही हूँ वो बुक्स मिलती ही नहीं, और वहां लोगों को मेरी बुक इतनी पसंद आई कि वहां उसकी प्रोड्यूसर, उसकी फर्म, उसकी मार्केट सब मैं बन गई, यानी वहां मोनोपोली हो गई मेरी. ठीक है, एक ही फर्म है, वही मार्केट बन गई. ठीक है, बायर्स आ रहे हैं, तो जो प्राइस मैं कोट करूंगी लोग खरीदने को तैयार है. ये एक मार्केट कंडीशन होती है, लेकिन हम इस मार्केट कंडीशन की बात नहीं करते, क्योंकि आपके कोर्स में जो मार्केट कंडीशन बोली गई है आपके चैप्टर में आएगी, वो मार्केट कंडीशन है ऐसी मार्केट कंडीशन जहां पे अगर मैं जा रही हूँ बुक बेचने, तो जितने और लोग हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं इस बुक के,
एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हैं सेम बुक के, कोई और बुक कोई पढ़ता ही नहीं, डिस्टिंग्विश है ही नहीं, एक ही तरह की बुक है जो बिक रही है पूरी मार्केट में, तो यानी वो वाली मार्केट हो गई परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, या हम उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एक तरह की मार्केट कंडीशन होती है बेसिकली, जहां जाके आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो। तो अभी हम सिर्फ एक ही मार्केट कंडीशन पढ़ रहे हैं पूरे कोर्स में, जो है परफेक्टली कंपेटिटिव। क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव में हमें पता लगता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो जब इतने बायर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, तो आप अगर जाते हो उस मार्केट में, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी कभी भी किताब लिख के आ सकता है, कोई भी वहां से एग्जिट ले सकता है, सबको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है किताब के बारे में कि किताब की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किताब कितने में बिकती है, उसका प्राइस क्या चल रहा है। जब इतनी ही चीजें हैं, होमोजीनियस बुक्स हैं, किताबें पूरा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम है, सब सेम किताब लिख रहे हैं, कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, सेम किताब पढ़ रहे हैं, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर ये सारे फीचर्स हैं इस मार्केट के, तो एक बात बताओ, अगर ऐसी मार्केट में आप जाओगे, आप बायर बन के जाओ, आप सेलर बन के जाओ, अगर आप बायर बन के जाओगे, कोई भी, अगर आप, मैं कहती हूँ आप बायर बन के गए इस मार्केट में, सब सेम बुक बेच रहे हैं लाइन लगा के, ये मैं बैठी हूँ, ये कोई और बुक बेच रहा है, कोई और, लेकिन बुक जो है बिल्कुल सेम है, आपको इसके प्राइस के बारे में पता है, आपको सब पता है। तो कोई भी आपको बेवकूफ बना के, अगर ये बुक सेम प्राइस है, 200 रुपए में दे रहे हैं सारे, कोई आपको 300 रुपए में देता है ये वाला, आप यहाँ से लोगे? नहीं लोगे। ठीक है। आप सबसे ज्यादा किसके पास जाओगे? अगर कोई इससे कम बेचेगा। पर कोई इससे कम क्यों बेचेगा? क्यों? क्योंकि सेलर के रूप में देखता है। एक सेलर है, मैं अगर सेलर हूं, यहाँ पे सारे सेलर 200 रुपए में बेच रहे हैं, क्या मैं अगर 300 रुपए कोट करने की कोशिश करूंगी, क्या मेरी बुक बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि बाकी आप लोग इनके पास चले जाओगे। ठीक है। और मैं कोई पागल नहीं हूं कि मैं यहाँ पे और कम करूंगी तो मैं अपना मार्जिन खराब करूंगी, राइट? इसी वजह से यहाँ पे प्राइस जो है आपका, वो नॉर्मली सेम रहता है या फिक्स रहता है, और फर्म जो होती है वो मजबूर होती है कि जब वो इस मार्केट में उतरेगी, तो इस मार्केट का जो प्राइस होगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है किताब का, वो प्राइस ही फर्म को लेना पड़ेगा। तो फर्म इसलिए प्राइस टेकर कहलाती है। पर मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ये 200 रुपए किसने डिसाइड किया है कि मार्केट में ये प्राइस है? ये डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट का, जो क्वांटिटी है मार्केट में, और जो क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस है मार्केट का। तो मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है मार्केट की में कितनी डिमांड हो रही है किताबों की, और कितनी सप्लाई हो रही है। जितनी भी मार्केट में फर्म्स है, सब मिलाकर अगर आ जाए सप्लाई करने, तो कितनी सप्लाई हो रही है एंड उस पर कितनी डिमांड हो रही है, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो 200 होगा। इसीलिए मार्केट में हर फर्म को 200 रुपीज में ही बेचना पड़ेगा। मार्केट अपने हिसाब से प्राइस, फर्म अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकती। फर्म जब उस मार्केट में घुसेगी, तो उस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है सबको उसी पे बेचना पड़ेगा। ये मार्केट और फर्म का डिफरेंस होता है, जो मुझे नहीं पता सब लोग इतना कंफ्यूज क्यों करके बैठे हैं, बट दिस इज द कोर डिफरेंस दैट आई वांटेड टू बिगिन दिस चैप्टर विद, बिकॉज अदरवाइज फिर इश्यूज आएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर पुराने बहुत कॉन्सेप्ट लिंक करेगा, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई के। ठीक है। सो दिस चैप्टर विल बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड इन चैप्टर्स 2 एंड चैप्टर 4, जहाँ पे हमने डिमांड की बात की थी बेसिकली, एंड जहाँ हमने सप्लाई की बात की थी। सो इसमें डिमांड और सप्लाई की काफी बातें होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके। सो बेसिकली इन चैप्टर 2 आपने देखा था, वी हैव सीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो आपने इंडिविजुअल डिमांड देखा था और आपने मार्केट डिमांड भी देखा था। तब आपको शायद समझ नहीं आया था आपने मार्केट डिमांड क्यों देखा था, बट वो अब यहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कि मार्केट डिमांड क्या होता है, इन टर्न क्या बताता है हमें, हाउ मच कमोडिटी ऑल कंज्यूमर्स आर टेकिंग, लाइक विलिंग टू बाय। ये हमने देख लिया था। अब चैप्टर 4 में हमने फर्म का इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी देखा था, एंड हमने मार्केट सप्लाई कर्व भी देखा था। जब हम इसको साथ में देख लेते हैं, जब हम इन सबको साथ में ले लेते हैं, मार्केट का डिमांड और मार्केट की सप्लाई, क्योंकि वो इंडिविजुअल हम देख चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में। हमने शुरू किया था इंडिविजुअल सप्लाई से देखना कि इंडिविजुअल सप्लाई अगर इतनी है, तो सारे जितने कंज्यूमर्स है, जब सबकी ऐड कर दूंगी सप्लाई, सबकी डिमांड ऐड कर दूंगी, तो मार्केट डिमांड बन जाएगी। और एक फर्म जो सेल कर रही है, ऐसे जितनी भी फर्म्स हैं वो कितना सेल कर रही है, जब ऐड कर दूंगी तो उससे मार्केट की सप्लाई बन जाएगी। तो इस चैप्टर में हम ये दोनों ही कंबाइन कर देते हैं, कंज्यूमर एंड फर्म के बिहेवियर को, टू स्टडी मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू डिमांड सप्लाई एनालिसिस एंड डिटरमिन एट व्हाट प्राइसेस इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे, इसी में हम देखेंगे कि मार्केट में ओवरऑल डिमांड और सप्लाई अगर चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो क्या एनालिसिस रहता है। ओके। सो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, हम समझेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होता है, और उसके बाद एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई का क्या कंडीशंस है। सो सबसे लिए परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म हम बात कर रहे हैं, वो कंसिस्ट करती है बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स। ठीक है। एंड दे आर ड्रिवन बाय अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स। ओके।
तो रिकॉल कर लो पुराने चैप्टर से कि कंज्यूमर को मैक्सिमाइज करना है अपना प्रेफरेंस, अपना बेनिफिट, अपना इंडिफरेंस कर्व पे, मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व पे जाना है जो हमने देखा था। फर्म को मैक्सिमाइज करने अपने प्रॉफिट। तो दोनों अपना अपना फायदा देख रहे हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव जब मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है, अब ये चीज प्लीज हाईलाइट कर लो, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर plans of all consumers and the firms in the market match and market clears. Please, market. Here in market equilibrium chapter, we are not talking about individual का डिमांड या इंडिविजुअल एक कोई भी फर्म है उसका सप्लाई नहीं, हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं। क्लियर मार्केट इक्विलिब्रियम में लिखा है। तो जब हम डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन देखते हैं तो वो मार्केट का है, एक पूरी मार्केट में कितना डिमांड कितनी सप्लाई है। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट सप्लाई शुड बी इक्वल टू मार्केट डिमांड, और यही चीज मैंने हाईलाइट भी की हुई है। द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होती है जिस पर हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। और इसी वजह से हम सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड अगर होती है प्राइस पे डिपेंड करती है, और क्वांटिटी सप्लाइड भी प्राइस पे डिपेंड करती है। तो जहां क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होगी वो वाला प्राइस पी स्टार होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो वहां पर क्यू स्टार हो जाएगा ये, यानी क्वांटिटी डिमांडेड एट पी स्टार इक्वल हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड एट पी स्टार। पी स्टार क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब क्या होगा, पी स्टार या पी इस जो भी डिनोट किया है, दिस पी पर्टिकुलरली डिनोट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। और जैसे ही आप डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस अलग अलग होती हैं, आपने देखा था मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की डिमांड की इक्वेशन आपने तब क्यों देखी थी कि अगर आप मार्केट डिमांड भी देख रहे हो तो आपको पता है कि ए माइनस बी पी या जितने भी सबकी आप ऐड कर देते थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल समेशन आप जब कर रहे थे यहाँ पे, तो आपको ये पता था यहाँ पे कि प्राइस से नेगेटिवली लिंक है डिमांड, लेकिन सप्लाई कर्व जो है वो प्राइस से सपोजिटली पॉजिटिवली लिंक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर प्राइस से पॉजिटिवली लिंक है सप्लाई कर्व, जो भी फैक्टर से लिंक है, तो अभी आपको पता है कि आपकी दोनों इक्वेशन अलग होती हैं। तो आप पहले इक्विलिब्रियम प्राइस पर आते हो जहां दोनों इक्वल होंगी, और फिर वो वाला इक्विलिब्रियम प्राइस जब इस इक्वेशन में डालोगे और इस इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास आ जाएगी क्वांटिटी स्टार, जो आपको बताएगी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है मार्केट। ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई जो मुझे पता चली है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि होती है आपकी ये वाली, यहाँ पे मार्केट की सप्लाई और यहाँ मार्केट की डिमांड इक्वल हो गई है। ये आपका आ गया है पी स्टार और ये आपका आ गया है क्यू स्टार। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट में कुछ ऐसी चीज हो जाए कि आपका प्राइस जो है वो यहाँ पर हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पर आप देखोगे सप्लाई कर्व तो बी है और यहाँ डिमांड ए है, तो डिमांड जो है वो लेस देन है सप्लाई से। तो इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई की कंडीशन, जब भी प्राइस कोई है मार्केट में नया प्राइस दैट इज ग्रेटर देन आपका पी स्टार। ठीक है, इसी तरह उल्टी कंडीशन भी हो सकती है जहां पे आप बेसिकली यहाँ इस वाले प्राइस पर हो गए, किसी पी जीरो पे हो गए, पी जीरो पे आप यहाँ देखोगे तो ये जी है और ये एफ है, तो यहाँ पे डिमांड जो है वो ग्रेटर है सप्लाई से। तो क्योंकि डिमांड ग्रेटर है तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई, कब, जब कोई भी प्राइस लेस देन पी स्टार होगा। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो इस बार आपके पेपर में आएंगी। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाया है, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लो। ठीक है, इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड वी से दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एट दैट प्राइस, एंड इफ मार्केट डिमांड किसी टाइम पे एक्सीड कर रही है मार्केट सप्लाई को, तो इट इज सेड दैट मार्केट डिमांड एक्सेस डिमांड है। सिंपल देख लिया यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम कब होता है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में, वो होता है जीरो एक्सेस डिमांड जीरो एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ना एक्सेस सप्लाई है ना एक्सेस डिमांड है, जीरो एक्सेस सप्लाई है जीरो एक्सेस डिमांड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बन के आएगा जहां वो आपको सेम पूछेंगे चीज, एंड ये आएगा ही आएगा इस बार क्वेश्चन। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कहीं तो, क्योंकि फिर बोलोगे मैंने बताया नहीं, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही जहां पे वो तुमको पूछ लेंगे कि इक्विलिब्रियम, ये इसको इक्विलिब्रियम को ये भी कहते हैं कि जीरो एक्सेस डिमांड जीरो एक्सेस सप्लाई सिचुएशन, या किसी स्टेटमेंट में आ जाएगा, मैच द कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, सो hence the market is not an equilibrium. There will just be a tendency for price to change. In the next two section we will try and understand what the change। तो वो बोल रहे हैं इन वे हम इसे इक्विलिब्रियम बुक किताबों में कह तो देते हैं, पर ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे रहेगा ही, एक्सेस डिमांड होगी कभी एक्सेस सप्लाई होगी। तो वो सिचुएशन जहां पे ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, बस हम उसको नाम दे देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है तुम्हारी। ठीक है, अब आउट ऑफ इक्विलिब्रियम बिहेवियर देख लो फ्रॉम द टाइम ऑफ एडम स्मिथ
योर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो it has been maintained that in a perfectly competitive market, an invisible hand is at play which changes price whenever there is imbalance in the market. Our intuition also tells us that this is invisible hand should raise the prices in case of excess demand and lower the prices in case of excess supply. A must question this year, a must question this year from this box in CUET. ठीक है, वो जहाँ पे बोलेंगे कि अगर एक्सेस डिमांड है तो ऑटोमेटिकली एक इनविजिबल हैंड प्ले होगा, और इनविजिबल हैंड प्ले की वजह से अगर एक्सेस डिमांड है, क्यों है, क्योंकि प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा. एक्सेस सप्लाई है, प्राइस ज्यादा, ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा. कुछ ऐसे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, विच इज सेड बाय एडम स्मिथ. ओके, so throughout our analysis we shall maintain that invisible hand plays this very important role. तो अभी आगे चैप्टर जब देखो और अगर ये पार्ट नहीं देखा है, फिर बार बार तुम लोग आओगे और पूछोगे ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये इनविजिबल हैंड की वजह से हुआ. उसने पहले ही बोल दिया कि हमने तो मान लिया कि कोई इनविजिबल हैंड रोल प्ले में होता ही है. ठीक है, तो वो चीज आप सोच के चलो कि हमें पता है. अब बात करते हैं आगे की, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम यानी आपका फिक्स नंबर ऑफ फर्म. अब ये फिक्स नंबर ऑफ फर्म क्या चक्कर है ये देख लेना, क्योंकि इस पे फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या दिक्कत है. सो ये देख लो कि अभी आपने मार्केट डिमांड कर्व डिराइव करा था एक प्राइस पे कंज्यूमर्स के लिए चैप्टर 2 में, प्रोड्यूसर्स के लिए चैप्टर 4 में मार्केट सप्लाई डिराइव करा था अंडर द अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म. ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ फर्म हमने अज्यूम की थी. I mean, this is too red, too stark, but it's important. Please highlight again a question on this particular thing. Okay, that this is the core assumption that we are taking into picture. तो अभी क्या हो रहा है आपको देखना है कि हमें इक्विलिब्रियम देखना है. किस चीज के लिए? नंबर ऑफ फर्म हमें अज्यूम है कि फिक्स है. तो अभी फिगर देख लो पहले. डायग्राम में क्या हो रहा है? डायग्राम में यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. ठीक है, मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई है. ओके, अभी क्या होगा यहाँ पे? अभी वो बोल रहा है कि हेयर सप्लाई डिनोट्स मार्केट सप्लाई, खुद ही बोल दिया, डिमांड डिनोट्स मार्केट डिमांड कर्व. तो वो बार बार आपको कुछ कहने को ही बोल रहा है ना. एनसीईआरटी आपसे, एनटीए यही तो देखना चाहता है कि एनसीईआरटी ने आपसे 10 बार बोला है कि मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई. तो क्या आप लोग ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? इसीलिए वो क्वेश्चन बना देंगे, और वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बनाएंगे या ट्रिकी क्वेश्चन बनाएंगे. तो वो भी मैं पहले ही बता रही हूँ. ठीक है, तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी फर्म्स वुड विश टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस. मार्केट डिमांड कर्व दिखा रहा है कि कितनी कमोडिटी किस प्राइस पे कंज्यूमर विलिंग टू परचेज होगा. तो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम आता है. मैं ग्राफिकली इधर नहीं जाऊंगी, ये वाला पोर्शन देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, वो ग्राफिकली आपको सिंपल कह रहा है कि इक्विलिब्रियम आता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू स्टार हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार हो जाता है. प्राइस अगर ग्रेटर होता है पी स्टार से तो एक्सेस सप्लाई होती है, प्राइस अगर बिलो होता है तो एक्सेस डिमांड होती है. तो बेसिकली ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये सारा आपका यहाँ पूरे एरिया में डिमांड कर्व ग्रेटर देन सप्लाई कर्व है. सो ये पूरा ट्राइंगल आपका क्या है? ये आपका एक्सेस डिमांड है. एंड एट द सेम टाइम ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, सो ये वाला पोर्शन अगर आपका है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो जितना ज्यादा है ये पूरा जो टाइम है, ये पूरी जो है आपकी एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई पे आप यहाँ पर हो, सप्लाई और डिमांड पे आप यहाँ पर हो. तो सप्लाई प्रॉपरली ग्रेटर दिख रही है डिमांड से, तो दिस इज एक्सेस सप्लाई. द सेम थिंग दैट द कैप्शन ऑफ द डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग यू. ओके, सो अभी डायग्रामेटिकली भी वो आपको सेम चीज ही बता रहे हैं. अब वो बोल रहे हैं कि इन फिगर 1 एट प्रिवेलिंग प्राइस मार्केट डिमांड Q1 वेयर एज कब Q1 डैश है. तो ये आपको पूरा डायग्राम समझाया हुआ है, इसको रीड कर लेना. ठीक है, सब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सम कंज्यूमर्स हु आर आइदर अनेबल टू ऑब्टेन द कमोडिटी और obtain it in insufficient will be giving up to pay more than the price P1. और उस टाइम पे मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, ऑल थिंग्स रिमेनिंग द सेम, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी एंड क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मार्केट मूव्स टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर क्वांटिटी दैट द फर्म वांट्स टू बाय इज इक्वल टू क्वांटिटी दैट द फर्म्स वांट टू सेल. तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे सीक्वेंस बेस क्वेश्चन आएगा. सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में वो पूरा सीक्वेंस बताएगा आपको कि अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है या एक्सेस डिमांड है. अब वो बोल रहा है कि प्रिवेलिंग प्राइस P1 है. प्रिवेलिंग प्राइस जब P1 है तो वो आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कोई P1 पर है तो ऑब्वियसली कुछ डिमांड ज्यादा है,
ठीक है, दिख रही है तो मुझे, अगर डिमांड ज्यादा है तो कुछ कंज्यूमर क्या करेंगे, ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, तो वो डिमांड और यहाँ पे मूव करेंगे, ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे। और कुछ प्रोड्यूसर्स जो है, सॉरी, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि कुछ कंज्यूमर ज्यादा देंगे, एंड कुछ फर्म क्या करेंगी, थोड़ा और सेल करेंगी ताकि आप यहाँ मूव कर जाओ। तो वो यही बता रहे हैं कि आपकी मूवमेंट हो जाएगी ऊपर तक वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू रीड। देन नेक्स्ट वो ऊपर P2 का बता रहे हैं कि मार्केट सप्लाई एक्सीड कर रही है अगर मार्केट डिमांड से एट दिस प्राइस। अब क्या होगा, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है, डिमांड कम है, तो उस टाइम पे एक्सेस सप्लाई हुई है। पहले उन्होंने बताया है एट अ प्रिवेलिंग प्राइस जहां एक्सेस सप्लाई है, फिर आपको गेस करना है कि उस पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई है, सेकंड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो रही है, अ फर्म विल नॉट बी एबल टू सेल क्वांटिटी दे वांट टू सेल, ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। तो इस वजह से वो प्राइस लोअर करेंगे। सो फर्म्स क्योंकि क्वांटिटी नहीं सेल कर रही होंगी जितनी करनी है, तो प्राइस उन्होंने लोअर कर दिया जो फर्म्स को सेल करना है। ऑल थिंग रिमेनिंग सेम, क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है तो अब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल होगी, जिससे वापस से मूवमेंट हो जाएगी पी स्टार की तरफ। तो ऑटोमेटिकली वो आपको दोनों पैराग्राफ में एक ही चीज समझा रहा है कि जो मार्केट की कंडीशन है वो हमेशा जीरो एक्सेस सप्लाई एंड जीरो एक्सेस डिमांड यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट ही अटेन करती है। लेकिन कैसे करती है अगर प्राइस कम होता है और कैसे करती है अगर प्राइस ज्यादा होता है, वो पूरा सिनेरियो बताया, पूरा सीक्वेंस बताया है। तो दोनों पे इस साल डेफिनेटली 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 सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर पे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हर स्लॉट में एक इस पैराग्राफ से आएगा और एक इस पैराग्राफ से आएगा, मार्क माय वर्ड्स। और अदरवाइज जब आ जाएगा, जब मुझे आके बताओगे तो ये क्लिप काट के रख लेना कि मैंने बताया था इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा, ये देख लो, ये भी क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों के पेपर में। ये सेम चीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना तो ऊपर मैं जो भी बोल रही थी तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वो बोल रहे हैं मार्केट का कंडीशन है जहाँ पे आइडेंटिकल फर्म्स है, ऑब्वियसली आइडेंटिकल फर्म होंगी क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है। पहले खुद ही बोलते हो परफेक्ट कंपटीशन है तो आइडेंटिकल फर्म्स ही होंगी। सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी ऑफ व्हीट बना रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व की इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आपको इसमें कुछ पता लगेगा। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ तब तक होती है जब तक प्राइस जो है वो 0 और 200 के बीच रहेगा। जैसे ही प्राइस 200 से ऊपर जाएगा कंज्यूमर्स डिमांड नहीं करते। तो डिमांड की जो इक्वेशन है ना, 200 माइनस 2p, वो सिर्फ तब तक है कंज्यूमर्स के मन में जब तक प्राइस जो है वो 0 से लेके 200 के बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए भी कुछ ऐसा प्राइस होगा। प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं सप्लाई। अब ये ना सप्लाई है आपका क्वांटिटी सप्लाइड जब तक आपका पी जो है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं मिलता, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं मिलता, तो आप तब तक क्या करोगे, तब तक आप सप्लाई करोगे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको 10 से कम होगा, 0 से 10 के बीच, तो प्रोड्यूसर कह रहे हैं हम नहीं सप्लाई करेंगे, सप्लाई हो गई 0। तो दो इक्वेशन तो दिख गई, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहा है मुझे 10 रुपए या उससे ज्यादा चाहिए, कंज्यूमर कह रहा है मैं 200 रुपए उससे ज्यादा पे करने को तैयार नहीं हूँ। मार्केट में क्या सीन बनता है ऐसी सिचुएशन जब आती है, मार्केट में सीन ये बनता है कि यहाँ पे अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि 10 रुपए से नीचे यहाँ पे तो कोई इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। ठीक है, अब 10 रुपए के ऊपर यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे वो बोल रहा है सिंस एट इक्विलिब्रियम मार्केट क्लियर करती है, तो पहले तो हम इसे इक्वेट करेंगे कि देखेंगे कि कौन से प्राइस पे इक्विलिब्रियम आ भी रहा है। तो 200 माइनस 2p यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई पे क्या इक्वेशन है, सप्लाई पे इक्वेशन है 120 प्लस p। तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड खेल लो, तो आपको मिलेगा 320 इज इक्वल टू 3p। ठीक है, अब आपको इससे p मिल गया है, सॉरी आपका ये माइनस हुआ है 80। 80 इज इक्वल टू 2p, यहां जाके ऐड हो गया है और ये यहाँ जाके माइनस हो गया है, या इट्स 2p राइट, ओ इट्स p, सॉरी 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 इट्स p। लेट मी रीराइट द इक्वेशन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, बिकॉज तुम इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े बहुत, आजकल एनसीईआरटी में बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है एट इक्विलिब्रियम। सो योर डिमांड इज what was your demand, 200 minus p, and this is 120 plus p।
तो जब आप इसको यहाँ लेके आए तो इट्स 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2p। सो 80 इज इक्वल टू 2p। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यानी p स्टार कितना है, 80 अपॉन 2 विच इज 40। तो 40 तो फीजेबल है, 40 पे कंज्यूमर भी खरीदने को तैयार है और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने को भी तैयार है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस जो वीट का होना चाहिए वो 40 रुपीज पर केजी होना चाहिए। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऐसे सब्सटीट्यूट करके आई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे आई है, कि आपने सब्सटीट्यूट किया है इक्विलिब्रियम प्राइस इनटू डिमांड एंड देन ये सब ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, आपने देखा आपको एक क्वेश्चन एज इट इज आएगा, नंबर भी सेम आएंगे। और नीचे एक और खास चीज लिखी है, मैंने ऊपर बोला था आइडेंटिकल फॉर्म। आइडेंटिकल फॉर्म से उनका मतलब है कि सारी फार्म्स का, यानी फार्म्स जो है, खेती हो रही है ना, वीट बन रही है, तो सबका आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो बोल रहे हैं सबका कॉस्ट, क्योंकि कुछ फार्मर ज्यादा महंगा पेस्टिसाइड्स या कुछ HIV सीड्स ले सकते हैं, कुछ फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते, नॉर्मली यही सिनेरियो होता है। बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारी फर्म्स आइडेंटिकल है और सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पे इक्वल हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई, प्राइस सब्सटीट्यूट कर दो। तो डिमांड की इक्वेशन क्या थी, डिमांड QD कितना था आपका, QD था 120 नहीं 200 माइनस पी। ठीक है, तो 200 माइनस 40 कर दो, 160 आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या आ गया, 120 प्लस पी। तो 120 प्लस 40 यानी 160। तो हमें पता भी चल गया कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस सही आ गया, क्योंकि उस टाइम पे क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। यानी टेक्निकली जब हम ऐसे करते हैं, जब हम डिमांड बनाते हैं और सप्लाई बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, जो क्वांटिटी आती है, तो ये क्वांटिटी 160 है और ये प्राइस जो है ये 40 है बेसिकली। ठीक है, यही पता चल रहा है हमें। अब वो हमें एक केस दे रहा है कि अब क्या हुआ अगर प्राइस इससे कम है, 40 से कम है, इसी इसी इक्वेशन में आ जाओ। अगर प्राइस 40 से कम है कहीं भी, ठीक है, तो अगर प्राइस सस्ता है तो ऑब्वियसली डिमांड लोग ज्यादा करेंगे और सप्लायर्स कहेंगे मुझे तो पैसा मिल नहीं रहा, मैं क्यों सप्लाई करूं। इस प्राइस से नीचे, 10 रुपए से नीचे तो सप्लाई नहीं है, प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करते, तो 10 रुपए से नीचे तो सप्लाई कर्व जाएगा ही नहीं, वो उसके ऊपर शुरू होगा। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो 200 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, उससे ज्यादा डिमांड नहीं होगी, उसके बाद जीरो डिमांड होगी। तो ये अपर ब्रैकेट है आपका। अगर 20 रुपए प्राइस है, उस पर आपकी एक्सेस डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड सिचुएशन में वो क्या होगा, आपको एक्सेस डिमांड सिचुएशन में आपको क्वांटिटी में डालोगे तो पता लग जाएगा कितना डिमांड आ रही है, कितना सप्लाई है, एक्सेस गैप कितना है। वो ये क्वेश्चन केस स्टडी बना के पूछेंगे। दिस क्वेश्चन दिस ईयर विल कम एज अ केस स्टडी where you will have to where you might have like 4 or 5 question attached with that case study all from this particular one। मतलब वो जो अभी तुमने थ्योरी देखी पूरी समझा, और फिर ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, इससे कनेक्टेड एक केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, एट प्राइस, अब प्राइस यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो गई है, ऐसे ही वो एक प्राइस बढ़ा के बोल देंगे कि अगर प्राइस ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको ये चीज भी बता देंगे। सिमिलरली अगर प्राइस सेम चीज वो बता रहे हैं, एक्सेस डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, दोनों इक्वेशंस में ही पुट करके। ओके, सो नोटिस फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन दैट फॉर एनी प्राइस ग्रेटर देन P स्टार इज इक्वल टू 40 एक्सेस सप्लाई विल बी पॉजिटिव, और अगर प्राइस कम होगा तो एक्सेस डिमांड विल बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली उसके आगे एक्सेस डिमांड होगी। ठीक है, तो ये चीज भी वो बोल रहा है। अब बात करेंगे वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं कई सारी बुक्स में ढूंढ रही थी, मैं कई सारे बुक्स में पावर बूस्टर होते हैं, एटलीस्ट मैंने 2 बुक्स में 3 बुक्स में तो देखा, वहां तो मुझे नहीं मिला है। बट since it is there we will have to understand this wage determination in labor market। तो लेबर मार्केट में वेज डिटर्मिनेशन कैसे होती है। अब लेबर डिमांड होती है और लेबर सप्लाई होती है। लेबर डिमांड क्या होती है आपको ये समझना है। लेबर के केस में ना केस उल्टा हो जाता है। लेबर के केस में जो सप्लायर होते हैं, लेबर की सप्लाई कौन करता है, वो हाउस होल्ड होते हैं नॉर्मली। जब हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हाउस होल्ड कंज्यूमर होते हैं, राइट, पर यहाँ हाउस होल्ड सप्लायर्स होते हैं। और डिमांड कौन करता है, लेबर की डिमांड करती है फर्म। तो यहाँ बस इतना केस उल्टा बन जाता है। अब इस केस में हम पहले देखेंगे लेबर सप्लाई। ठीक है, सो बेसिक लेबर सप्लाई में क्या होगा, वो सेम चीज यहाँ मैंने हाईलाइट किया, वो यही बोल रहे हैं कि लेबर की मार्केट में हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर कम्स फ्रॉम फर्म्स। ठीक है, जबकि गुड्स की मार्केट में ये ऑपोजिट होता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाय लेबर वी मीन आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड नॉट नंबर ऑफ लेबरर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी टॉक ऑफ लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई,
हम बोल रहे हैं लेबर के कितने घंटे डिमांड हो रहे हैं, लेबर के कितने घंटे सप्लाई हो रही है, ना कि नंबर ऑफ लेबर। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर्स ऑफ वर्क। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम आएगा, जो वेज रेट आएगा, वो कब आएगा? जब लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई हो जाएगी, जब इनका बेसिकली इंटरसेक्शन हो जाएगा। और उसके लिए लेबर सप्लाई कर्व, लेबर डिमांड कर्व, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? टू एग्जामिन डिमांड फॉर लेबर इन अ सिंगल फर्म। सिंगल फर्म में कितनी डिमांड होती है? हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेबर एक ओनली वेरिएबल फैक्टर है प्रोडक्शन का, और लेबर मार्केट में परफेक्टली कंपेटिटिव है। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। इसका मतलब होता है कि फर्म को भी वेज रेट लेना पड़ेगा एज गिवन, क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव है, हर लेबर का इक्वल रेट है, हर लेबर के घंटे का, 1 घंटे काम का हर किसी का 1000 रुपए। तो और सब सेम काम करके दे रहे हैं, परफेक्टली कंपेटिटिव है। आप किसी को भी ज्यादा नहीं बोल सकते कि इसका ज्यादा वेज होगा, इसका कम वेज होगा, सबका इक्वल है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये नेचर आपको पता चल गया, और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है फर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फर्म बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर will always employ labor up to the point where extra cost a firm incurs for employing the last unit of labor is equal to additional benefit she earns from that unit. ठीक है, what does that mean? Let's see what does that mean. Basically इसका मतलब है कि the cost of hiring, let me change color, the extra cost of hiring one more unit of labor is the wage rate. ठीक है, यानी मैं तब तक हायर करूंगी जब तक वो एडिशनल जो भी लेबर मैंने हायर करी है, उसका जो वैल्यू मिल रहा है मुझे, वो इक्वल है जो उसको मैं पैसा दे रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि वो मुझे महंगा पड़ रहा है, मैं उसे हायर नहीं करूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये काम ज्यादा करके दे रहा है, इसके घंटे की कीमत, यानी ये 1000 रुपए घंटा ले रहा है, पर 1000 रुपए घंटे में ये 2000 की कीमत वसूल करा रहा है, मैं और लोगों को हायर करूंगी। सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है। इट्स जस्ट दैट मे बी यूर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मे सीम कॉम्प्लेक्स, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक और हायर किया मैंने बंदा, सपोजिटली मैंने एक फैकल्टी हायर करी, वो फैकल्टी जो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो आउटपुट में मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, कि कितना प्रोडक्ट और बना रही है, कोर्स में कितना और ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कितने और बच्चे आ रहे हैं, सो एडिशनल बेनिफिट कितना हो रहा है उसके आने से। ठीक है, एंड बाय सेलिंग ईच एक्स्ट्रा यूनिट द एडिशनल अर्निंग द फर्म मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब मैं दोनों मल्टीप्लाई करती हूँ, जो एक एक्स्ट्रा फैकल्टी आई उसने एक्स्ट्रा आउटपुट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, सपोजिटली उसके आने से 10 किताबें और बनी, इनटू उसकी 10 किताबों की वजह से जो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मिला, यानी एक बंदा आया, एक बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट 10 किताबें हुई, उसकी वजह से 10 किताबें बनी। तुम्हारे किचन का एग्जाम्पल ने जो मैंने एक बार दिया था कि तुम्हारी मॉम खाना बना रही है, तुम्हारी मासी आई, उन्होंने 10 डिशेस और बनाई, और उस 10 डिशेस की वजह से तुम्हें मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 300 रुपए और मिला पर डिश का। तो ये तुम फिर एटलीस्ट तुम्हें मिनिमम उन्हें 3000 रुपए तो देने ही होंगे एज वेज, कि कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कैसे पता लगेगी उनकी वर्थ कितने है, कितने पैसे दे? फैकल्टी आती है, उसको कितने पैसे दे, ऐसे कैसे पता लगता है? पता लगता है आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस क्यों हो गए काम करने के, क्योंकि हर बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट अलग होता है, उसकी वजह से रेवेन्यू अलग होता है। तो फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और हर किसी को सेम रेट देने को तैयार नहीं होती। या फर्म्स में आपको क्यों कभी नहीं सोचा आपने कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो पैकेज जब आपका लगता है, तो उस कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो सबका पैकेज सेम क्यों नहीं होता? एम्प्लॉयमेंट कराने जाते हो, सबके वेज रेट अलग के होते हैं के हिसाब से, अगर मैं वेज रेट में कैलकुलेट करके बोलूँ तो वो इसी वजह से होता है कि आपके जाने की वजह से उस कंपनी में सिर्फ आपकी वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में बेनिफिट हुआ है उन्होंने, इनटू कितना उनका मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। तो इस पूरे टर्म को, कि कितनी आपकी वजह से उन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू अर्न करा इनटू आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MRPL, कि आपकी वजह से कितना फायदा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बना, और उस एक्स्ट्रा आउटपुट से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। जब मैं ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इनटू द मार्जिनल रेवेन्यू दैट यू हैव बॉट इनटू द कंपनी, उतने पैसे तो मुझे आपको देने ही पड़ेंगे। तो एज अ फर्म उतने पैसे मुझे आपको देने पड़ेंगे, तो मेरा इक्विलिब्रियम आएगा जहां वेज रेट इज इक्वल टू दिस थिंग वेयर MR इनटू MP। ओके, बस इतना ही बोला है उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो वेज रेट ऐसे डिटरमिन हो गया कि कैसे होगा, बट सिंस वी आर डीलिंग विद अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म, मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है इक्वल होता है प्राइस के। तो आप प्राइस इनटू ये भी बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। आप इसी सेम चीज को यहाँ पे इक्वल टू प्राइस इनटू MPL भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि प्राइस, MR परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता है, कीमत तो सेम ही होती है ना, तो हर किसी की मार्जिनल रेवेन्यू सपोजिटली 10 है, हर कोई के आने से 10 डिशेस आ रही है,
सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू 300 रुपए का ही कीमत बिक रही है, तो 300 रुपए में ही बिक रहा है, तो फिर उसको मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस भी हो गया। तो हर बंदा कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना ज्यादा आउटपुट ग्रो होगा उस इंसान की वजह से परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में, उतना ज्यादा उसको वेज मिलेगा। तो एज लॉन्ग एज आपका ये वैल्यू ग्रेटर है वेज रेट से, तो फर्म, मैंने कहा ना, फर्म आपको ज्यादा हायर करेगी, फर्म आपको हमेशा बोलेगी कि और एक और लेबर रख लेते हैं, और एक और, इसकी वजह से काम अच्छा हो रहा है। पर जहां फर्म को लगेगा अब एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया जिसकी वजह से बाकी सबकी वैल्यू भी घट रही है, जो टोटल आपकी ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो फर्म कहेगी टाटा बाय, अब हायर नहीं करेंगे, अब एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, ताकि बाकियों की रेवेन्यू। अभी ले ऑफ होते हैं, ले ऑफ क्यों करती है फर्म? फर्म ले ऑफ इसलिए कर लेती है क्योंकि फर्म ने, एक कंपनी है, आई वोंट नेम इट, उस कंपनी में अभी ऐसे रैंडमली बहुत फायरिंग हुई। तो वो फायरिंग क्यों हुई? तो मैं बहुत सोच रही थी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कि इतनी फायरिंग अचानक से उन्होंने क्यों की, इतने लोग ही क्यों रखे थे ना इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि जब उन्होंने लोग रखे थे, उन्हें उस टाइम पे लग रहा था कि उनकी वैल्यू है जो मार्जिनल प्रोडक्ट की, हर एडिशनल बंदे की इंक्रीज हो रही है। लेकिन उन्हें वो डिफ्रेंसिएशन नहीं मिला कि कहाँ पे आपके नए लोगों की आने की वजह से पुराने लोगों की एफिशिएंसी भी डाउन हो रही है। अब आप पुराने लोगों को समझा नहीं पा रहे बोल के, तो आपने एम्प्लॉयमेंट कम करी। क्यों? क्योंकि आपका जो वेज रेट था कंपनी में, वो आपको लगा कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से ज्यादा होता जा रहा है, यानी वैल्यू नहीं मिल रही है कंपनी में। जैसे ही आपने एम्प्लॉयमेंट कम करनी शुरू की, तो जो बचे हुए लोग थे उनका ये बढ़ गया, उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और आपको अपने वेज के इक्वल ले आए आप, और फाइनली इक्विलिब्रियम में ले आए फर्म को। ठीक है, सो ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जो लिंक होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगा है कि द फर्म कैन इंक्रीज हर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। एज ए सेड, फर्म को, क्योंकि आपको जैसे अपना वेज मैक्सिमाइज करना है, उनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो आप जैसे पैकेज में पूरा अड़ जाते हो, मुझे इतना चाहिए, उनको भी अपना प्रॉफिट चाहिए। पर अगर उन्हें दिख गया है कि लोग ज्यादा हायर हो गए हैं कंपनी में और अपना प्रॉफिट डिमिनिश हो रहा है इनकी वजह से, तो पहले लोगों को हटाओ जो लोग काम नहीं कर रहे, ताकि उनको देख के, उनका ले ऑफ देख के बाकी लोग डरेंगे, तो बाकी लोग और ज्यादा काम करने लगेंगे, तो उनको तो मिल गया ना जो चाहिए था, उनकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, विच इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। Okay, so given the assumption of law of diminishing marginal product, the fact that firm always produces at this particular portion implies that demand curve for labor is downward sloping. तो demand curve of labor downward sloping है, ये आपको पता चल गया कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा डिमांड कम होती जाएगी, जैसे जैसे वेज रेट कम होता जाएगा डिमांड ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ डिमांड कर्व। अब लेबर का भाई कुछ तो भी सप्लाई कर्व भी होता होगा। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है लेबर का, वो देखते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। सप्लाई कर्व अभी तो आपको अपवर्ड स्लोपिंग ही दिख रहा है, पर यहाँ पे इन्होंने समझाया कि सप्लाई कर्व में कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो यार, एक बंदे का ना सप्लाई कर्व डिपेंड करता है लेजर एक्टिविटी और वेज रेट और लेबर आवर्स पे। ठीक है, अब उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं कहाँ तक, जैसे एक पार्ट हो गया यहाँ तक, जहां तक उन्होंने आपको दिखाया है, यहाँ तक सप्लाई का, यहाँ तक तो बंदा सप्लाई क्या है अपनी बढ़ा रहा है, सप्लाई ज्यादा करने को तैयार है। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा इंसान ज्यादा वर्क आवर्स करने को तैयार है। ये पॉइंट कब तक होता है? पॉइंट तब तक होता है जब तक सपोजिटली अंबानी का स्टेज आ गया कि बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। तो उस टाइम पे, क्योंकि एक एक घंटा जब आप काम और करोगे, तो आप एक घंटा लेजर एक्टिविटी का सैक्रिफाइस करोगे। हो सकता है आप एक घंटा और काम कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि उस एक घंटा आप साइकिलिंग गए होते, एक और घंटा जब आपने एडिशनल दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि आपको पैसे मिल रहे थे। जितना लेबर आवर्स बढ़ाओगे, एज टीचर्स, अगर मुझे पर आवर से, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल दूं रैंडमली, पर आवर मुझे 1000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, और अभी मैं सिर्फ 2 आवर्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को 2000 मिल रहा है। ठीक है, और मुझे चाहिए कि दिन का 10,000 मिले, मैं दिन के 10 घंटे तक खींचूंगी, पर उस बाकी के 10 घंटे में मैं साइकिलिंग कर सकती थी, मैं डांस कर सकती थी, मैं अपना लेजर सैक्रिफाइस कर रही हूँ इस वेज इनकम के लिए। पर एक बार ये 10 हो गया, उसके बाद अगर आप वेज आवर मेरे लिए बढ़ाओगे भी इस पॉइंट के बाद, अब मैं बोलूंगी नहीं यार, अब इतने घंटे की भी तो वेज बढ़ा है ना, तो इसके आगे मैं सप्लाई बैकवर्ड चली जाएगी। तो इसीलिए जो सप्लाई का होता है वो नॉर्मली बैकवर्ड बेंडिंग होता है। क्यों बैकवर्ड बेंडिंग होता है? क्योंकि एक टाइम तक, एक इनकम लिमिट तक आप पर आवर लेबर देने को तैयार होते हो, क्योंकि आपको होता है पैसे कमाने हैं, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, तो आप अपना लेजर सैक्रिफाइस करते हो। जो हम एक एज लिमिट तक भी कहते हैं कि जब इंसान कहता है ना 40 तक काम करो, 50 तक काम करो, तो बंदा ज्यादा लेबर आवर देने को तैयार है। एक पॉइंट पे अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखना, आफ्टर अ पॉइंट, या जब अंबानी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो उस इनकम लेवल पे या एज ग्रुप दोनों पे ही आप जाना, तो आप लेबर आवर्स, अब स्टेबिलिटी चाहते हो, अब आपको पता है पैसा इनफ है,
अब इसके बाद अगर वेज आवर बढ़ भी रहा है तो भी मुझे थोड़ा लेजर को टाइम देना है, ना कि इस वेज आवर को। तो वो टाइम के बाद आप वेज बढ़ेगा भी तो आप सप्लाई नहीं करोगे, बैकवर्ड सप्लाई कम करने लगोगे, बिकॉज आफ्टर दैट एज और आफ्टर दैट इनकम threshold you don't want to supply your labor hours anymore. Okay, which is why your labor supply curve is a backward bending कर्व, कि पहले इंक्रीज होता है और फिर बैकवर्ड बेंड हो जाता है। सो यही चीज हमने यहाँ पे समझाई हुई है। जस्ट रीड द एंटायर थिंग विच इज हेयर, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हर लेबर जैसे जैसे एक्स्ट्रा लेबर हायर करते हो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिश होती है। इस वजह से एक पॉइंट तक जाके आपका वेज आर, हेंस एट हायर वेज रेट लेस लेबर इज डिमांडेड, देयर बाय लीडिंग टू अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेबर डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के चांसेस क्यों है? क्योंकि आपका ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, हर लेबर के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो रही है ना, तो आप वेज कम कम देने को तैयार होगे, राइट? सो यही पॉइंट है। नाउ टू अराइव एट मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल फर्म, वी सिंपली एड अप द डिमांड कर्व फॉर ऑल लेबर्स। जैसे जितनी फर्म जितना लेबर डिमांड कर रही है वो कर देंगे तो मार्केट डिमांड कर्व पे आ जाएंगे। ठीक है, द सेम थिंग गोज फॉर सप्लाई कर्व, जो उन्होंने यहाँ बताया है कि सप्लाई इज डिसीजन चॉइस बिटवीन इनकम एंड लेजर। So on one hand, individual enjoy leisure and find work, it's like and on the other hand, they value income. तो अब they must work in that case. So अब यहाँ देख लो, एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी है, एंड प्लीज हाईलाइट ऑल्सो, द इंडिविजुअल विल वांट, ओके लेट इट बी। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, द फाइनल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट will depend on which two effects predominates. At lower wage rate, first effect dominates the other. First effect कौन सा है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि first effect होता है कि due to increase in wage rate, the opportunity cost of leisure increases, जिसकी वजह से लेजर कॉस्टलियर लगता है आपको, क्योंकि आपको लगता है कि इतना लेजर भी क्या करना था, 8 घंटे पिक्चर ही थोड़ी देखनी थी या साइकिलिंग ही थोड़ी करनी थी, काम कर लेती हूँ थोड़ा और पैसा आएगा। क्योंकि हर घंटे का 1,000 रुपए है, तो धीरे धीरे हर घंटे वेज रेट अगर बढ़ भी रहा है तो हर घंटा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, वेज बढ़ रहा है। पहले घंटे 1,000 है, दूसरे घंटे काम करूंगी 1,200 है, तीसरे घंटे काम करूंगी 1,500 है। तो मैं कहूंगी यार लेजर तो महंगा हो रहा है मेरे लिए, तो फिर अगर लेजर महंगा है मैं काम करूंगी। तो ये पहला इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट जो होता है, सेकेंड इफेक्ट कौन सा होता है यहाँ पे? सेकेंड इफेक्ट आपका आता है यहाँ पे उसके बाद कि बिकॉज आफ्टर एन इंक्रीज इन वेज रेट एक लिमिट तक, अब आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है। अब आप ज्यादा खरीद सकते हो उतने, मतलब आपके पास पैसे आ गए हैं, तो अब आप बोलोगे कि अब एक टाइम के बाद मुझे लेजर एक्टिविटी करनी है, उतनी स्टेबिलिटी आ गई 50 के बाद, उतना कमा लिया उतना रख लिया कि आगे की जिंदगी कट सकती है। ठीक है, दैट इज द कॉमन फिनोमिना दैट वी हियर। सो देयर द सेकंड इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। लेकिन जब हम मार्केट सप्लाई कर्व बना रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम में एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने सप्लाई कर्व सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग ही दिखाया है। इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट इफेक्ट ही प्रीडोमिनेट दिखाया है, उन्होंने बैकवर्ड बेंड करा नहीं है। पर उन्होंने बोला है, यहाँ पे नीचे देख लो, यहाँ बोला है कि जो सप्लाई कर्व होता है आपका वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे कहीं तो उन्होंने बोला था बैकवर्ड बेंडिंग, आई थिंक हाँ, दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग जो शो करता है कि एक सर्टेन वेज के बाद लोग नहीं काम करेंगे, वर्क आवर नहीं देंगे। लेकिन नीदर nevertheless the market supply curve of labor which is obtained by aggregating individual supply curves at different wages will be upward sloping। क्यों? क्योंकि हायर वेजेस पे इंडिविजुअल हायर डिमांड करेंगे और ज्यादा वर्क करेंगे, इन कम पे वो कम वर्क करना चाहेंगे। तो मार्केट में अगर ओवरऑल सिनारियो, अभी तो हम इंडिविजुअल को बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बोल रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वर्सेस मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग, बट नेवरदीलेस दे आर सेइंग कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, जहां पे हायर वेज रेट पे सम इंडिविजुअल मे बी विलिंग टू वर्क लेस, लेकिन मेनी मोर इंडिविजुअल विल बी अट्रैक्टेड, तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। सो मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव है, चाहे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व पहले पॉजिटिव था और फिर बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व है। मार्केट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, जहां पे इनका इक्विलिब्रियम आ जाता है वो आपका इक्विलिब्रियम वेज रेट हो जाता है, जहां पे ये दोनों दीज टू curves intersect. In other words, where the labor and the household wish to supply is equal to the labor that firms wish to hire, वो दिखाया हुआ है डायग्राम में। यानी यहाँ पे जब आपको इक्विलिब्रियम वेज रेट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इतने लेबर पे, जहाँ पे आपका लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड इक्वल हो रहा है, वो आपका इक्विलिब्रियम वेज रेट है मार्केट का, क्योंकि ये मार्केट का सप्लाई एंड मार्केट का डिमांड कर्व है। ठीक है, लेबर का।
तो ये लेबर का था। अभी हम गुड्स का तो देखते ही रहते हैं, डिमांड सप्लाई, हमने कमोडिटीज का, गुड्स का तो देखा था, लेकिन आज हमने लेबर का सप्लाई कर्व देखा और डिमांड कर्व भी देखा। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई की। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई में आपको मैंने नॉर्मली ये कराई दिया है। शिफ्ट और डिमांड में आपको ये देखना है कि अलग अलग फैक्टर्स चेंज होते हैं। आपने पढ़ा था कि कुछ अलग फैक्टर्स, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए शिफ्ट होता कब है। डिमांड अपने खुद के प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से चेंज होता है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 2 की एनसीईआरटी देख कर आओ, ठीक है। एंड शिफ्ट सप्लाई में कब होता है? शिफ्ट सप्लाई में भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गए, इनपुट कॉस्ट चेंज हो गई, कोई और नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आ गया, सप्लाई में तब शिफ्ट आएगा। पर सप्लाई में अपने प्राइस की वजह से कभी चेंज नहीं आता। अपने प्राइस की वजह से जब किसी भी इन दोनों ग्राफ में से चेंज आता है तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। ऊपर या नीचे मूवमेंट हो जाती है आपकी, पर शिफ्ट नहीं आता। शिफ्ट कब आता है? शिफ्ट आपका सिर्फ तब आता है जब कोई और फैक्टर चेंज हुआ है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। सो डिमांड कर्व यहाँ पे आपको एक फिगर में दिखा भी रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ डिमांड शिफ्ट क्या होता है। खाली डिमांड, अभी नंबर ऑफ फर्म फिक्स है, ठीक है, हम बोल रहे हैं सप्लाई फिक्स है, तो अभी आपका अगर सिर्फ डिमांड कर्व देखना है मुझे, डिमांड कर्व में अगर शिफ्ट आया तो क्या चेंज होता है, तो यहाँ पे देख लो एक सिंपल वर्ड्स में कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में जब भी आपका डिमांड मार्केट में किसी फैक्टर की वजह से बढ़ गई है, आपका डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो मेरा पहले प्राइस क्या था सेम, अगर मैं नॉर्मल डिमांड पे बोलूं मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लाई कर्व तो ये, ओरिजिनल डिमांड कर्व तो पर्पल वाला है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ था। अब मार्केट में किसी और कंडीशन की वजह से इनकम इंक्रीज हो गई कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर्स ने डिमांड बढ़ा दी, सबकी इनकम्स इंक्रीज हो गई मार्केट में, मार्केट डिमांड इंक्रीज हो गई है। मार्केट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया मार्केट का, ठीक है। सप्लाई कर्व तो सेम है। तो अगर पुराने प्राइस पे देखें, पुराने प्राइस पे क्या हुआ, पुराने प्राइस पे तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो पुराने वाले प्राइस पे तो आपका एक्सेस डिमांड का सिनेरियो बन गया। क्योंकि मार्केट में एक्सेस डिमांड हो गई है तो आपको पता है कि अब एक्सेस डिमांड होने की वजह से हम कहां बढ़ जाएंगे, हम ऊपर की तरफ एक नए प्राइस पे बढ़ जाएंगे जहां नया डिमांड कर्व जो है वो इक्वल है पुराने सप्लाई कर्व के, ठीक है। सो अभी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ये हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ देखोगे, आप पहले इस डिमांड कर्व पे थे इक्विलिब्रियम पे, आपका डिमांड इकोनॉमी में किसी रीजन से कम हो गया, क्योंकि वो कम हो गया, अगर सेम प्राइस पे रहते तो उस टाइम पे तो एक्सेस सप्लाई हो गई, पर आप फिर मूव डाउन करे एंड सेम सप्लाई कर्व पे जो नया इक्विलिब्रियम आया वो यहाँ पर आया, तो आपका डिमांड कम होने की वजह से प्राइस भी कम हुआ है एंड क्वांटिटी भी कम हुई है। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम। तो वो एक बात आपको बोलना चाह रहा है यहाँ पे, इनिशियली मार्केट डिमांड ई पे था, अगर शिफ्ट होता है डिमांड में टू दी राइट यानी डिमांड इंक्रीज होती है तो नया इक्विलिब्रियम क्या होता है, नया इक्विलिब्रियम में आपको शिफ्ट दिखता है, और सेम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो भी आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखता है। तो ये चीज आपको समझनी है, उन्होंने बार बार बोली है, नीचे पैराग्राफ में भी एक जगह बोली है, विच आई वुड वांट टू हाईलाइट आल्सो, विच इज द थिंग विद राइटवर्ड शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इंक्रीज, वेयर एज विद लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस भी डिक्रीज होता है। तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है सिर्फ डिमांड में, अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड अगर बढ़ गई है, राइटवर्ड शिफ्ट है, तो प्राइस और क्वांटिटी भी राइटवर्ड शिफ्ट होंगे यानी सेम डायरेक्शन में। और अगर आपका डिमांड कम हो गई है, अभी सप्लाई फिक्स रखी है हमने, सब फिक्स रखा है, पर अगर सप्लाई आपकी कम हो गई है, सॉरी डिमांड कम हो गई है, तो विद लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड आपका जो प्राइस और क्वांटिटी का चेंज आता है वो भी लेफ्टवर्ड आता है, ठीक है। यही सेम चीज उन्होंने पूरे में बोली है। सबसे ज्यादा आपको ये चीज जो याद रखनी है, द सेम थिंग दे हैव एक्सप्लेन द डायग्राम, बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहाँ पे जो एक चीज वो बार बार बोलेंगे वो ये होगी कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वांटिटी सेम व्हेनेवर अ डिमांड जिस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड में तो राइटवर्ड प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेफ्टवर्ड होगा तो लेफ्टवर्ड होगी। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इससे एज इट इज एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक काइंड एमसीक्यू आएगा, ठीक है, फिर कंफ्यूज मत होना। ओके गॉट दैट। सो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है। सपोज ड्यू टू हाइक इन सैलरीज ऑफ कंज्यूमर्स देयर इनकम राइजेस, तो फिर क्या होगा, फिर सेम चीज उन्होंने बताई है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और फिर सेम चीज उन्होंने यही बोला हुआ होगा कि और अभी इनकम वगैरह भी वो डिमांड के फैक्टर्स ले रहे हैं जो सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम डिमांड के फैक्टर्स ले रहे हैं, तो हमने सारे ही पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना बहुत ध्यान से। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं और अब ये पूरे एग्जाम्पल में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी बना देंगे, वो पूरा सीक्वेंस समझाया हुआ है उन्होंने कि क्या हो रहा है।
ठीक है, कि देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट फॉर क्लोथ। तो अगर ये सीन है तो एज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस अदर फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज एट ईच प्राइस मोर क्लोथ्स विल बी डिमांडेड। अब क्योंकि ज्यादा क्लोथ्स डिमांड होंगे, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सीक्वेंस देखो 1 2 3, आज मैं कराऊंगी भी तुम लोगों को लाइव क्लास में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, बट या जस्ट सी ओके। बट अब क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर सप्लाई पे इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो शिफ्ट सिर्फ डिमांड में आएगा। और इन दिस केस इलिस्ट्रेट किया ऊपर फिगर में कि अब क्या हो रहा है, कंपेयर टू द ओल्ड इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम ज्यादा डिमांड होने की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब डिमांड का शिफ्ट देख लिया तो खाली सप्लाई का शिफ्ट भी देख लो। खाली सप्लाई अगर शिफ्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, तो ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है। अगर सप्लाई फॉर एग्जांपल किसी रीजन से कम हो गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सप्लाई पीछे शिफ्ट हो गई, डिमांड सेम है, डिमांड नहीं है, तो पहले आप यहाँ थे इस इक्विलिब्रियम पे, सप्लाई लेस होने की वजह से, सप्लाई लेस होने की वजह से आपका क्या हुआ है, आपका प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी कम हो गई है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से सस्ता हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है और क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांड बढ़ जाती है इक्विलिब्रियम की, तो ये अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी भी है, नीचे भी लिखी है यहाँ पे। एंड अदरवाइज जहां उन्होंने पूरा सीक्वेंस समझाया, यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अपने आप रीड करना है इसे, पर जहां सीक्वेंस समझाया, नोट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी आर ऑपोजिट व्हेनेवर देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डायरेक्शन तो भी ऑपोजिट है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो भी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, अभी लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन जहां पे सारी कमोडिटी कांस्टेंट हो, तो यहाँ से वो एक सीक्वेंस बना रहा है, मैं यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन निकालूंगी, इसलिए इसको खुद रीड करो, मैंने डायग्राम में क्या हो रहा है वो समझा दिया। अब हमने उतने उन्होंने इतनी देर से ये दिखाया कि खाली डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा, खाली सप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, पर एक इकोनॉमी में कुछ ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि डिमांड में और सप्लाई में दोनों में इंक्रीज आ जाए, डिमांड में और सप्लाई में दोनों ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, दोनों कम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई बढ़ जाए डिमांड कम हो जाए, या डिमांड कम हो जाए सप्लाई बढ़ जाए। तो ये सारी तरह के केसेस हो सकते हैं, ये देख लो हाईलाइटेड है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जितने भी केसेस हैं ये इन्होंने यहाँ पर समझाए हैं। सबसे पहले ये समझ लो, केसेस समझते हैं यहाँ पे, केसेस में क्या है यहाँ पे, मैं बहुत छोटा छोटा बनाऊंगी देख लेना। देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, ये ओरिजिनल डिमांड सप्लाई है। अब वो बोल रहे हैं कि आपका ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो ये इक्विलिब्रियम मेन प्राइस है आपका, ठीक है, ये क्यू स्टार है, ये पी स्टार है। अब वो यहाँ पे आपको बोलेंगे कि शिफ्ट हुआ है सप्लाई में, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, डिमांड कम हो गई, ठीक है, और सप्लाई क्या हुई, सप्लाई भी कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। तो अब यहाँ पे आपका, हमें ये तो पता है कि क्वांटिटी जो है वो तो डिक्रीज हो रही है, पक्का क्वांटिटी तो कम होगी, पर प्राइस सेम भी रह सकता है, इक्वल शिफ्ट भी आ सकता है डिमांड और सप्लाई में, डिमांड ज्यादा कम हो जाए सप्लाई थोड़ी कम कम हो, या सप्लाई ज्यादा कम हो जाए डिमांड थोड़ी कम कम हो। तो ये एम्बिगुअस है, प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा, तीनों ही केस हो सकते हैं। तीनों केस कब हो सकते हैं, अगेन you have to look very carefully and think very carefully when you are reading something. Start drawing the diagram. They said that I am drawing 3 cases. What did they say? And मैं इसी केस के 3 केस दिखा रही हूँ, बाकी के केस तुम खुद अपने लिए यहाँ पे एक शीट अटैच करना और बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम तीनों केसेस में यहाँ पर है, ठीक है, ये क्यू स्टार है, ये पी स्टार है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगेन ये क्यू स्टार है, ये पी स्टार है, अगेन यहाँ पे ये आपका डिमांड है, सप्लाई है, और ये क्या आपका, ये क्यू स्टार है, इक्विलिब्रियम मार्केट डिमांड, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है। अब उन्होंने कहा दोनों ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए, दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते ही मैं कहूं कि इतना लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट शिफ्ट हुए, दोनों बराबर का चेंज आया दोनों में, जितना चेंज डिमांड में आया, मैं कह रही हूँ जितना डिमांड कम हुई उतनी ही सप्लाई कम हुई, तो प्राइस जो है वो अनचेंज रहा, ठीक है, पर क्वांटिटी कम हुई। अब मैं यहां पर बोलूं कि यहाँ पे ना जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, पर सप्लाई उतनी नहीं कम हुई, पर डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई, तो आपका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। इन एनी केस क्वांटिटी तो कम हुई है, तो यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो गया। ठीक है, कब, जब डिमांड में चेंज था वो ज्यादा आया, सप्लाई में भी चेंज आया पर वो कम आया, यानी सॉरी, डिमांड ज्यादा कम हुई, सप्लाई तो थोड़ी सी कम हुई, एरो देखो, तो इसलिए प्राइस तो गिरा और क्वांटिटी भी गिरी। अब एक और केस देख लेते हैं, जब तुम्हारी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज आया, डिमांड में उतना चेंज नहीं आया, तो सप्लाई का एरो बहुत ज्यादा गिरा,
डिमांड का एरो बहुत कम गिरा, डिमांड बहुत कम चेंज हुई, इस वजह से प्राइस अभी भी ज्यादा सप्लाई कम होने के बाद भी, क्योंकि डिमांड उतनी चेंज नहीं हुई है, इस वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, जबकि क्वांटिटी अभी भी रिड्यूस हुई। तो इन ऑल द थ्री केसेस क्वांटिटी तो रिड्यूस हो रही है, प्राइस का चेंज कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि डिमांड या सप्लाई में बराबर चेंज आया है, या डिमांड ज्यादा चेंज हुई है, या सप्लाई ज्यादा चेंज हुई है। ये इस पहले आपके ये जो पहली रो है इसका ये मतलब है, जो आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि आपके दोनों ही अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुए, डिमांड भी घटी है सप्लाई भी घटी है साथ में, लेकिन दोनों बराबरी से घटे हैं, 10 यूनिट्स की डिमांड कम हुई है तो 10 यूनिट्स की सप्लाई कम हुई है, तो प्राइस अनचेंज रह सकता है। अदरवाइज प्राइस का चेंज डिपेंड करेगा किसमें कितना ज्यादा चेंज आया है, किसमें कितनी ज्यादा गिरावट हुई है। ठीक है, सेम चीज होती है यहाँ पे, अगर दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे दोनों ही ये ऐसे थे और दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो आपकी क्वांटिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी तीनों केसेस में, तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी होगी सप्लाई और डिमांड बढ़ने से, पर प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा, अगेन डिपेंड करेगा कौन ज्यादा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, कौन थोड़ा कम राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक लेफ्टवर्ड और एक राइटवर्ड शिफ्ट हो, तो अगर आपका जो डिमांड है वो गिरी है और सप्लाई बढ़ी है, एक बात वैसे ही बता दो, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में, मैं सिंपल भी बता दूं, ये तुम्हारा बेसिक सप्लाई एंड डिमांड कर्व है, और ये तुम्हारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और यहाँ पे ई पर हो तुम। अब मुझे ये बताओ, डिमांड कर्व तुम्हारा, डिमांड कम हो रही है किसी चीज की और उसी चीज की सप्लाई जो है वो बढ़ गई है इकोनॉमी में, तुम्हें पता है प्राइस तो कम होगा ही होगा, पर क्वांटिटी कम होगी ज्यादा होगी बढ़ेगी अब वो नहीं पता हमें। ठीक है, ऑपोजिट अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज या चेंज नहीं है ये नहीं पता, अगर ऑपोजिट चेंज है, ये ऑपोजिट चेंज के बॉक्सेस है ना, ऑपोजिट चेंज है कि एक राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कुछ भी चाहे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा हो, इन बोथ द केसेस योर प्राइसेस विल इंक्रीज, बट क्वांटिटी में क्या चेंज होगा हमें नहीं पता। सो दिस बॉक्स होल्ड्स very much importance. You have one homework from my end and you have to put that in the comment box as well. comment box में डन लिखोगे, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के, जैसे मैंने पहले केस में 3 केसेस बना के दिखाए थे और बताया था कि कौन से केस में क्या पॉसिबिलिटी है, तुम्हें ये सारे ही 3 केसेस हर एक बॉक्स मतलब हर एक उसके लिए बनाना है पॉइंट के लिए। ठीक है, क्या मतलब है मेरा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये इसके लिए 3 केसेस मैंने बना के दिखा दिए, इसके भी ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे, इसके भी ऐसे ही 3 केसेस बनेंगे, कौन ज्यादा शिफ्ट हुआ कौन कम शिफ्ट हुआ, एंड इसमें भी ऐसे 3 केसेस बनेंगे। ये तुम्हें एक A4 शीट पे मुझे बना के दिखाना है, बहुत अच्छे से टेलीग्राम पे भेजनी है। ठीक है, मैं चेक करूंगी और जब भेज दो तुम्हें डन लिखना है, क्योंकि इतनी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तभी फायदा है अदरवाइज फायदा नहीं है। ठीक है, जो करोगे अपने लिए करोगे, मैं कोई मस्त नहीं रख रही, अगर तुम कर दोगे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लाइफ लॉन्ग के लिए क्लैरिटी आएगी। पर एक चीज और है, बीइंग वेरी आई एम जस्ट वेरी स्वीटली टेलिंग यू कि इसमें अगर किसी बच्चे ने बोला मैम मैं कंफ्यूज हूँ और मुझसे केसेस पूछे और बोला समझ नहीं आया, तो अगर समझना है तो थोड़ी मेहनत खुद भी करो। मैंने पहले केस के 3 केसेस बना के दिखाए हैं, थोड़ी सी मेहनत खुद करो कि बाकी कोशिश तो करो। मैं बोल रही हूँ आंसर गलत ही लिखोगे ना, पर तुम ट्राई करे बिना ही पूछते हो, तो मुझे वहां पे थोड़ा लगता है कि ट्राई किए बिना खाली वीडियो देख के तो मूवी नहीं देख रहे कि एकदम ही समझ आएगा, एक बार उसको ट्राई करना तो बताना। ठीक है, यहाँ पे जैसे उन्होंने एक आध केस दिखाया भी है कि यहाँ पे देख लो क्वांटिटी शिफ्ट साइमल्टेनियस शिफ्ट दिखाया उन्होंने कि दोनों साथ में शिफ्ट हो रहे हैं और दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, तो क्या हुआ, एंड दोनों आपके एक ऑपोजिट शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, तो क्वांटिटी कब चेंज होती है प्राइस कब चेंज होता है, ये सारा उन्होंने टेबल में भी समराइज किया और यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक है, उन्होंने भी सारे केसेस नहीं दिखाए, पर जरूरी नहीं है वो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ सारे केसेस बता दिए हैं टेबल में, तो और एक केस दिखा के वो भी एक्सपेक्ट करे कि थोड़ी मेहनत आप भी करके आओ। ठीक है, क्योंकि इतने चैप्टर्स में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो अब तो लगता है ना कि यार थोड़ा तो पता होना चाहिए, बस उतनी सी बात है। ठीक है, अब ये देख लो फटाफट से, मार्केट एंट्री एंड एग्जिट। सो मार्केट में मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट का केस जो होता है यहाँ पे, ये जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी, जो वो कह रहे हैं बेसिकली कि आपका P इज इक्वल टू AC होना चाहिए। मैं इसको यहाँ समझाऊंगी, ठीक है, बेसिक डायग्राम में, कि अगर फर्म है मेरी, ठीक है, मैं परफेक्ट कंपटीशन में हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में अगर मैं हूँ, तो अगर मैं हम सारे कोई चीज है जो 200 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है,
कोई एक नया बंदा आता है, वो 100 रुपए में बेचता है, जितने भी तुम लोग थे सब इससे जाके खरीद के आ गए, क्योंकि तुम लोगों ने इससे खरीदिए, तो इसके तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। तो कोई न्यू फर्म है, कोई न्यू फर्म क्या करेगी, कोई न्यू फर्म ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख के कहेगी हम भी चलते हैं इस मार्केट में। पर जैसे ही नंबर ऑफ फर्म बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, तो उसके प्रॉफिट कम होने लगेंगे और उसके प्रॉफिट वापस से नॉर्मल पे आ जाएंगे, जहां पे प्राइस उसने रखा है एसी के, आपका मिनिमम एसी पे, परफेक्ट कंपटीशन में। सिमिलरली अगर आप सब 200 में बेच रहे हो, कोई और आता है जो उसके प्राइस 300 रखता है, उसको तो लॉस होंगे। इसका लॉस देख के कोई एक फर्म एग्जिट मार जाएगी, वो कहेगी यार लॉसेस हो रहे हैं मार्केट को। तो मार्केट की कंडीशन अगर देखें, तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वो आपको यहाँ पे पूरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट समझाएंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सो लेट्स जस्ट रीड दैट। ओके, in the last section the market equilibrium was studied under assumption that there are fixed number of firms. In this section we will study market equilibrium when the firms can enter and exit. तो अब एंट्री और एग्जिट हम पढ़ रहे हैं, पहले फ्री थी, फ्री एंट्री, आई मीन पहले फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, बट अभी हम फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की अजम्पशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में कोई भी फर्म, नो फर्म, जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट, इससे एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब होता है कि कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती या लॉस नहीं इनकर कर सकती, सब लोग बेसिक मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो होगी उसका प्राइस पे बेचेंगे। इतना मतलब है, मतलब इतनी चीजों में तुम्हें इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सी वो बोल रहे हैं कि व्हाई दिस हैपेंस, तो व्हाई दिस हैपेंस तुम लोग पढ़ लो एक बार। पर वो यही बोल रहे हैं जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर ज्यादा फर्म है, एक फर्म ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, उसे देख के और एंटर करते हैं, क्योंकि और एंटर करते हैं मार्केट में तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो क्या बता रहे हैं यहाँ देखो कि अगर आपका प्राइस इज इक्वल टू सेम रखा हुआ है आपने इसके इक्वल, और आपकी डिमांड जो है मार्केट में वो ऐसी हो जाएगी। सो बेसिकली मार्केट में अगर नंबर ऑफ फर्म्स, हमने जब फिक्स नंबर ऑफ फर्म देखा था तो डिमांड का वैसा था, लेकिन अभी फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से आपका डिमांड कर्व जो है वो प्राइस के इक्वल हो गया है और वो कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि अब हर फर्म को इतना ही सप्लाई करना पड़ेगा। अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, इतने घंटे देंगे, क्योंकि प्राइस सबका सेम है, किसी के वेजेस जो हैं वो नहीं बढ़ रहे विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर्स, या किसी के भी वेजेस नहीं बढ़ रहे, तो किसी का ऐसा नहीं हो रहा कि और ज्यादा सप्लाई करनी है और ज्यादा कुछ होना है, ये नहीं है। परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म में न्यू फर्म अगर आती है, एंट्री मारती है, तो आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर आपका न्यू फर्म एग्जिट मार जाती है, यहाँ पे देखो अब वो सेम बोल रहा है कि फर्म विल एग्जिट विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस with sufficient number of firms, the profits of each firm will increase are to the level of normal profit. So you don't have to read this, to be very honest. इससे sequence नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा है तुम लोगों के लिए, एंड दिस इज ऑल कनेक्टेड टू द प्रीवियस चैप्टर। अगर लगेगा जरूरी, अगर बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो मैं स्पेशली समझाऊंगी। जो मेन चीज इसमें पढ़ने की है वो ये कि जब हम नंबर ऑफ फर्म फिक्स रखते हैं तो हमें क्या पता लगा था सप्लाई डिमांड कैसा होता है मार्केट का, लेकिन जैसे ही हम बोल देते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, तो भाई सप्लाई तो कांस्टेंट हो जाती है। सबको पता है कि मिनिमम एसी जितना ही प्राइस मिलेगा, कुछ कर नहीं सकते, मार्केट में डिमांड इतनी हो रही है। वो इतना तुम्हें डायग्राम से दिखा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक बहुत गंदी चीज है, वो लिखता बहुत कुछ है पर उसको डायग्राम से या प्रॉपरली समझाता नहीं है, मतलब वो कहीं भी कुछ भी ऐड कर देता है। ठीक है, सो हाउएवर डिमांड रिमेन अनचेंज, प्राइस फॉल्स, जस्ट रीड दिस। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, मार्केट विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज लॉन्ग एज प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम एवरेज कॉस्ट। देखा था ना हमने पिछले में, प्राइस अगर मिनिमम एवरेज कॉस्ट आपकी कम थी और प्राइस उससे ज्यादा था, तो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे फर्म को। ठीक है, तो अब क्या होगा कि और प्राइस कम होगा तो लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, या लॉस होंगे या शटडाउन पॉइंट ही आ जाएगा। So therefore, at price greater than minimum average cost, new firm will enter, and prices below the minimum average cost, existing firm will start exiting. So इसका मतलब घूम फिर के एक ही प्राइस लेवल पे आ जाओगे। इससे ज्यादा कीमत रखी, इससे ज्यादा कीमत रखी अगर यहाँ पे, और वेजेस किसी को ज्यादा दिए, तो ये फर्म्स जो होंगी इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होंगे, जिस वजह से आपको क्या होगा, प्राइस ज्यादा रखने की वजह से तो कुछ फर्म्स क्या है और एंटर कर जाएंगी, फर्म और एंटर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो वापस से यहीं पर आ जाओगे ई पर। और अगर प्राइस कम रखा, प्राइस सपोजिटली नीचे रखा, तो आप यहाँ पर होगे। तो अब क्या होगा, आपके प्राइस नीचे रखने की वजह से आपको लॉस हो रहे होंगे, तो लॉस की वजह से फर्म एग्जिट मार जाएंगी, और इस वजह से वापस से जो क्वांटिटी है इतनी मार्केट में सप्लाई होगी जितना प्राइस है, और प्राइस सेम रहेगा।
ठीक है, ये कोर चीज ही वो समझा रहे हैं। सो ये कंडीशन ही पता होनी जरूरी है, बाकी कंडीशन डायग्राम में समझ लो, एंड ज्यादा पढ़ना है तो ये पढ़ लो नीचे कि विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन अ परफेक्टली competitive market the equilibrium price is always equal to minimum AC and the equilibrium quantity is determined by the intersection. So ये तो सप्लाई कर्व हुआ, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ा सकते या कम कर सकते मार्केट में, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का इशू रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्म्स। तो ओके, वील सी दैट। पहले तो इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है वो, कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म भी कितनी होंगी मार्केट में, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कितना सप्लाई रिक्वायर्ड है इक्विलिब्रियम में, दो क्वांटिटी यहाँ पे बता रहा है। बट इसको ऐसे मत समझो, इसे एग्जाम्पल से समझना। नीचे जो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है ना, पहले इसे देखो फिर ऊपर रीड करना। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, उन्होंने आपको बोला है कि जो डिमांड है मार्केट की वो अगेन उतनी है जितनी पहले थी। मार्केट में डिमांड तो सेम है, और इसी ये क्वेश्चन सीयूईटी के पेपर में भी यही डिमांड रहेगी। ठीक है, पर सप्लाई जो है, अब सप्लाई ना आपकी फर्म जो करना चाहती है, जो नंबर ऑफ फर्म आइडेंटिकल फर्म्स हैं, और जो सप्लाई कब सिंगल फर्म का है, वो बोल रही है कि 20 रुपए से ऊपर तो हम सप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हम सप्लाई नहीं करेंगे अगर 0 से 20 प्राइस है। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया कि क्योंकि फर्म्स मिनिमम प्राइस जो फर्म का है, मिनिमम प्राइस है, यानी ये उनका मिनिमम प्राइस है, ये मिनिमम एसी के इक्वल है, तो जो मिनिमम प्राइस है वो तो 20 रुपए है। तो उस मिनिमम प्राइस पे अगर 20 रुपए में मैं देखूं, तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो तुम लोग? ठीक है, उस 20 रुपए में क्या होने को तैयार है? उस 20, अगर 20 रुपए प्राइस रखे, यहाँ पे देखो, हमने क्या बोल दिया, हमने कह दिया कि फर्म बोल रही है कि मेरा मिनिमम प्राइस जो है, होल्ड ऑन, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? देखो, फर्म कह रही है कि हमारा जो मिनिमम प्राइस है ना, जिसपे हम बेचेंगे कोई भी क्वांटिटी, जो हमारा बेसिक कोर प्राइस है वो है 20। ठीक है, ये रहा 20, सपोजिटली उन्होंने एक प्राइस बता दिया। अब 20 पे कितनी डिमांड हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है वो समझ लेते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन में 20 रख दूं, डिमांड की इक्वेशन में, सप्लाई की इक्वेशन में, तो डिमांड 180 यूनिट्स की है और सप्लाई 30 यूनिट्स की है। ठीक है, सो क्वांटिटी जो आपकी, ईच फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, ईच फर्म इज विलिंग टू सप्लाई 30 क्वांटिटीज, बिकॉज आइडेंटिकल फर्म्स है। पर टोटल डिमांड मार्केट को 180 यूनिट की है, तो मार्केट क्या कहेगी? मार्केट कहेगी 180 डिवाइडेड बाय 30, हर फर्म क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी सप्लाई करेगी, यानी 6 फर्म्स होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब है मार्केट में, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो इकोनॉमी में 6 फर्म होनी चाहिए। 6 फर्म कैसे पता चला? कि टोटल मार्केट डिमांड कितनी है मिनिमम प्राइस पे, और उस प्राइस पे एक फर्म कितना सप्लाई करने को तैयार है, तो टोटल कितनी फर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक फर्म ने बोल दिया हम 30 यूनिट से ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, पर मार्केट को हमें 180, मार्केट कह रही है कि टोटल जो डिमांड है वो 180 है, तो इसका मतलब 6 फर्म लगेंगी मार्केट को, तो 6 फर्म का जब सप्लाई कर्व एग्रीगेट होगा तो हमारा मैच करके इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, ये एक केस है। आई नो माइट साउंड वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल दैट, बट ठीक है, अब करना है तो करना ही है। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो शिफ्ट इन डिमांड कैसे होती है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में मार्केट में, जब एंट्री एग्जिट की कंडीशन है। पहले ना फिक्स नंबर ऑफ, क्या चल रहा था अभी, फिक्स नंबर ऑफ फर्म रखी थी पहले, अब उन्होंने फ्री एंट्री एंड एग्जिट बोल दी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट में आपने देखा डिमांड कर्व कैसे था, डिमांड कर्व आपका, सप्लाई कर्व ऐसे था, मिनिमम एसी, एंड यहाँ पे डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, ये चीज अगर हमें पता चल गई, तो इवन इफ मार्केट कर्व शिफ्ट्स इन आइदर डायरेक्शन, न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट विल सप्लाई द डिजायर्ड क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। अगर डिमांड कर्व मार्केट में बढ़ जाएगा तो जितनी क्वांटिटी होगी मार्केट उतनी सप्लाई करेगी। ठीक, और जितना डिमांड कम होगा उतना, जितना कम होगा उतनी सप्लाई करेगी, क्योंकि सप्लाई कर्व तो फिक्स है। ठीक है, सप्लाई कर्व आपका फिक्स है, और वो ये सेम चीज आपको यहाँ दिखा रहे हैं, सप्लाई मिनिमम एसी के इक्वल है। तो अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी, कम है तो कम क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगी। नीचे ये रीड कर लिया करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रादर देन रीडिंग द एंटायर एक्सप्लेनेशन, यू आल्सो हैव टू रीड द एंटायर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई विल मेक अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आउट ऑफ इट, एंड ऑल्सो एनटीए विल मेक अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आउट ऑफ इट। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत बन सकता है। बट इनिशियली द डिमांड कर्व वाज दिस वन, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस बेसिक ये थे। With rightward shift in demand, as shown in panel A, the equilibrium quantity increases, और leftward shift होने की वजह से equilibrium quantity decreases. In both the cases, equilibrium price unchanged रहेगा, क्योंकि price तो minimum AC के equal रहेगा free entry and exit में। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट में, क्योंकि घूम फिर के फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से ना यार, मतलब प्राइस कॉमन ही रहता है, क्योंकि कोई बंदा आएगा अगर और वो सस्ते में बेचेगा तो सारे प्रॉफिट ले जाएगा, उसे देख के और लोग आएंगे।
तो वो प्रॉफिट होने नहीं देंगे, वो प्रॉफिट फिर वापस नॉर्मल आ जाएगा, एंड सेम गोज इन द ऑपोजिट केस। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इतनी देर से। तो वो शिफ्ट इन डिमांड यहाँ पे यही बता रहे हैं, ये पढ़ लो कि लेफ्टवर्ड इंक्रीज होगा और राइटवर्ड इंक्रीज होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, here we should note free entry and exit shift in demand has a larger impact on quantity than it does। हाँ, फिक्स नंबर ऑफ फॉर्म में उतना इम्पैक्ट नहीं था डिमांड का। क्या इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड करता था सप्लाई कर्व पे भी, बहुत सारे फैक्टर्स पे, बट यहाँ पे पूरा पूरा इम्पैक्ट जो है, डिमांड जितनी इंक्रीज होगी उतनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी हर बार। सो सारा इम्पैक्ट डिमांड का ही है। ठीक है, वो ये भी बता रहा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली रीड अ शॉर्ट पार्ट। इसमें तो शॉर्ट में दिया है, पर एग्जाम में शॉर्ट में नहीं आएगा, और एग्जाम में काफी लंबा चौड़े वे में आने के चांसेस हैं इसके, और बहुत और सारे एग्जाम्पल आने के चांसेस हैं जो कि आज तुम लोगों को लाइव सेशन में मिलेंगे। सो विद ऑल दिस ब्रीफिंग जो भी हमने डिमांड सप्लाई पे करी है, इसका छोटा सा जिस्ट दूंगी, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ये वीडियो देखकर तुम लोग आ रहे हो रात के लेक्चर में। एंड इसके अलावा मेन मेरा फोकस रहेगा एप्लीकेशंस पे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस तैयार की हैं तुम लोगों के लिए। सो लेट्स जस्ट क्विकली फिनिश इट ऑफ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस अप्लाई कैसे होता है। मतलब हमें एप्लीकेशन देखनी है बेसिकली कि कब डिमांड इंक्रीज हो रही है, कब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कब एक्सेस सप्लाई हो रही है। तो ये जितने भी केसेस है ना, ये एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में आ जाती है हमारी कंट्री में, हम वो सिचुएशंस देखेंगे। पर क्योंकि बुक में बहुत कम सिचुएशन है, इसलिए एनटीए ने सिलेबस में लिखा है कि और भी सिचुएशन में वो तुम्हें डाल सकता है, तो वो हमें पढ़ानी है, हमारे ऊपर है। तो किताबों में जितनी मिली मिली, कहीं मतलब जो पढ़ पढ़ा के मुझे समझ आया, मैंने काफी सारे केसेस बना दिए तुम लोगों के लिए, विच विल स्टडी इन टुडेज लाइव सेशन, which we are going to conduct probably little earlier today। okay, so price ceiling क्या है? price ceiling होता है, it's not a very uncommon to come across instances जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। सीलिंग क्या है? सीलिंग है, अगर टिपिकल एक कमरा देखो, सीलिंग होती है ऊपर का हिस्सा, छत, और फ्लोर होता है जमीन। सो प्राइस फ्लोर का मतलब है कि मिनिमम प्राइस कि इतना होना ही चाहिए मिनिमम। सीलिंग होता है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते। छत आ गई ना यहाँ तक, तो मेरा घर कितना लंबाई में, वो छत ने डिसाइड कर दिया, इससे ऊपर नहीं मैं हाइट हो सकती मेरी। तो वो होता है मैक्सिमम प्राइस कि इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकते, वो सीलिंग होता है। जब प्राइस एक सरकार फिक्स कर दे कि इस प्राइस के ऊपर नहीं जा सकते। प्राइस फ्लोर होता है जब प्राइस सरकार एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दे, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में यार फार्मर्स को एक्सप्लॉयमेंट करो, और तुम पहले वो जो उनका गेहूं खरीद लेते हो उसको कीमत नहीं देते 10 रुपए, ऐसा नहीं है, 20 रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सो वो मिनिमम हो गया। ठीक है, सो वही केसेस होता है, सरकार फिक्स करती है, जैसे मैक्सिमम अलाउेबल प्राइस फॉर अ सर्टेन गुड। द गवर्नमेंट इम्पोजेस अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विस, उसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन नेसेसरी आइटम्स। ठीक है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, केरोसिन हो गया, शुगर हो गया, इन पे प्राइस सीलिंग लगा देती है सरकार। क्यों लगा देती है? क्योंकि कोई मार्केट अगर कोशिश करेगी इससे ज्यादा प्राइस बेचने की, तो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ध्यान रखती है कि यार एक अपर लिमिट लगा दे कि इससे ऊपर भी मैं मत बेचूं उन लोगों को, बेसिक मिनिमम चीजें कि सबको अफोर्डेबल हो। ठीक है, बिकॉज सम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट अदरवाइज। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं सिंपल वे में, मेरा मेन ये डिमांड है, ये सप्लाई, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मेरा जो वीट का प्राइस है वो 40 रुपए होना चाहिए, पर 40 रुपए में बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए सरकार कह रही है कि तुम 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे वीट के। और उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से एक्सेस डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये हो गया, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया। तो हेंस थ्रू द इंटेंशन, दो द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू हेल्प द कंज्यूमर, गवर्नमेंट चाहती तो थी कि कंज्यूमर की मदद हो, इट कुड एंड अप क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ वीट। शॉर्टेज ऑफ वीट क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर कह रहा है जो चीज मेरे को 40 में 40 तो मिलने चाहिए, सरकार जबरदस्ती उसको 20 में बेचेगी, तो मैं क्यों बनाऊं? तो वो कम सप्लाई करेगा मार्केट, और डिमांड ज्यादा हो जाएगी 20 रुपए में मार्केट में। तो गवर्नमेंट चाहती तो हेल्प करना थी, पर अब क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई। हाउ इज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंज्यूमर्स? तो फिर सरकार का पर्पस कैसे सॉल्व होगा अफोर्डेबिलिटी का, कि सबको मिलना चाहिए? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन थ्रू अ सिस्टम ऑफ राशनिंग। अब राशनिंग क्या होता है? राशन कूपन आर, इसको हाईलाइट कर लो, राशन कूपन आर इशूड to the consumer so that no individual can buy more than a certain amount of wheat, and this stipulates amount of wheat is sold to through ration shops which is also called fair price shop। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपए में ऐसा ना हो कि जिस कंज्यूमर को सिर्फ 2 किलो वीट की जरूरत है, क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, वो 10-10 किलो ले गया, कि बाकी लोगों के लिए नहीं बची। तो इस वजह से कूपन बांट दो कि तुम हर कोई
अगर मैं सस्ती दे रहा हूँ, सरकार कह रही है अगर मैंने तुम्हारे लिए 20 रुपए रखे हैं तो मैंने तुम्हें एक कूपन भी दे दिया है, राशनिंग कर दिया है कि तुम लोग 2 किलो से ज्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है, ताकि सप्लाई अफेक्ट ना हो और सबको सबका हिस्सा मिले। ओके, so that is the thing in general, just एक solution बोल रहे हैं वो, in general price ceiling accompanied by rationing of goods may have the following adverse consequences on consumer। तो इसके भी adverse consequences हो सकते हैं, read this, ये statement based question बनेगा। each consumer has to stand in long queues, लंबे लंबे क्यू लग जाते हैं राशन शॉप के बाहर, सस्ते में लेना है पर लंबे लंबे क्यू भी लग रहे हैं। सिंस ऑल कंज्यूमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द क्वांटिटी, अब सरकार ने तो एक गांव में जाके सबको बोल दिया कि तुम्हें 2 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगी, किसी के फैमिली में 10 बच्चे हैं तो किसी के फैमिली में 15 लोग हैं, वो क्या करें, उन्हें क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सो फेयर प्राइस शॉप से वो हो सकता है। एंड सम ऑफ देम मे बी विलिंग टू पे हायर प्राइस, दिस तो हो सकता है, और कुछ लोगों को ना जरूरत ही नहीं थी सस्ते की, कुछ लार्ज फार्मर्स भी थे, तो इस वजह से ब्लैक मार्केट की एग्जिस्टेंस शुरू हो जाती है। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है लास्ट हमारी आज की, वो है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या है आपका, बेसिकली कि कुछ कुछ गुड के चक्कर में सरकार कहती है कि यार, मतलब बेसिकली द गवर्नमेंट इम्पोज a lower limit on the price that may be charged for a particular good or service is called price floor। इसका मतलब है कि इसका सबसे वेल नोन एग्जांपल तो बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही है, या मिनिमम वेज लेजिस्लेशन भी है कि यार इतने वेज तो दोगे, बच्चों को एक्सप्लॉय मत करो या एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉय मत करो, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन हो गया। सो थ्रू एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार ने लगा दिया कि यार अगर यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम का इतना बन रहा था, पर सरकार ने सीलिंग लगा दी और सरकार ने फ्लोर लगा दिया, और सरकार ने बोला कि यार नहीं, इतना प्राइस तो देना ही है मिनिमम, तुम्हें मिनिमम इतना प्राइस तुम्हें देना है। तो उस प्राइस पे सप्लायर्स तो खुश हो जाएंगे, पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, या स्टॉक्स जो है वो बफर में क्रिएट हो जाएंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अब थ्रू मिनिमम वेज लेजिस्लेशन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इंश्योर्ड की वेज रेट ऑफ लेबरर्स डज नॉट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लिमिट, कि इतना वेज रेट तो होना ही चाहिए और इतना लिमिट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वेज रेट सेट कर दिया अबव इक्विलिब्रियम वेज रेट, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से फ्लोर इम्पोज होने की वजह से आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि आपके पास की डिमांड मार्केट में जो है वो कंपैरेटिवली, लेबर की डिमांड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लेबर की डिमांड कम हो गई है और लेबर ज्यादा सप्लाई हो गई है, क्योंकि फर्म्स कह रही है हम इतना पे नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये एक्सेस सप्लाई का सीन बन गया है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट। to prevent price from falling because excess supply, government needs to buy surplus at predominant price। तो सरकार कह रही है कि अब ऐसे में अगर ये एग्रीकल्चर का केस होता, आपने एमएसपी लगा दिया था और लोग डिमांड ही ना करते और लोगों के पास वहां पे वीट के बोरी पे बोरी भर के पड़े और वो खराब हो जाएंगे कुछ टाइम में और लोगों को मिलेंगे भी नहीं जिन्हें चाहिए था, तो ऐसे टाइम पे जितना ही एक्सेस सप्लाई है ये गवर्नमेंट को एज बफर स्टॉक ले लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए। वो वन ऑफ द सोल्यूशंस बता रहे हैं, बट अगेन एज यू सी ये बहुत इनकम्प्लीट है। इन्होंने प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग आपको बहुत ऊपर से बताया, कुछ भी बहुत डिटेल में नहीं बताया है, इसी वजह से आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो आई वुड से एनसीईआरटी रीड हो गई है हमारी, पढ़ लिया एनसीईआरटी, एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक बेसिक ले लिया वहां से। क्वेश्चन हालांकि इसमें से बहुत आ सकते हैं, बहुत आ सकते हैं, मैं अभी कोशिश भी करती हूँ बना के रात तक तुम्हें सिखाने की। But other than that, this is incomplete. We still have to complete at least the application portion. Okay. And with that, we have come to an end. Please ये summary मैंने बहुत highlight करी हुई है. So read the summary. इससे भी बहुत कुछ समझ आने वाला है तुम्हें. And इससे ज़्यादा जो भी समझना है, definitely I'm coming into the live classes. So do share your feedback. How did you find this class? And thank you so much for watching, everyone. I'll see you with the live classes and the overall practice sessions.